नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तिरिश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक का नाम यहाँ पर उदय प्रकाश, ठीक है। तो ये आपको उनके विषय में जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है। जन्म हुआ कब? तो जनवरी 1952 में। और इसी तरह से वो पीएचडी एमए किए थे हिंदी में सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के ही वे थे, सीतापुर के। इस तरह से हम लोग ये लेखक के विषय में है जो आप पढ़ लेंगे। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। जो खास है वो ये है, उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक चल रहा है। ये 30 वर्षों से लगभग वो लिख रहे हैं। तो उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक है। पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखक की छवि और पहचान अर्जित की है। 1980 के आसपास वे एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए थे। अपने विषय चयन, सीधी संबोधित भाषा, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविताओं द्वारा सुधीजनों को आकृष्ट किया था। नए पाठकों में अपने प्रति और नई रचनाशीलता के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा की थी। कविता के क्षेत्र में उनका कार्य चलता रहा और इसी बीच उन्होंने कहानी विधा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मतलब उनकी पहचान बनी थी एक कवि के रूप में, और बाद में वो कहानी भी लिखने लगे। तत्सामयिक कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी और चिंताजनक भी। उस समय की कहानी की हालत अच्छी नहीं थी, ये तो था ही, बल्कि वो बहुत ख़राब हालत में थी, बुरी और चिंताजनक थी। तरह तरह के आंदोलनात्मक नारों, आह्वानों और गैर रचनात्मक छद्म वैचारिक अभियानों के बीच वह बदहाली में पड़ी हुई थी। तथा कथित कहानियाँ खूब छपती थीं, किंतु उनका पाठकों से संवाद नहीं दिखाई पड़ता था। प्रायः वे कृत्रिम, मतलब बनावटी और स्थूल थीं, स्थिर थीं, संवेदनात्मक नहीं थीं। वो उनकी हालत कुपोषण के शिकार उन बच्चों जैसी थी जिनके हाथ पैर पतले और हड़ियल पड़ गए हों तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो गया हो। वे तथ्य और कथ्य दोनों ही धरातलों पर रक्तल्पता से ग्रसित दिखाई पड़ती थीं। साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकारों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। समांतर और आंदोलनों से जुड़े पिछली पीढ़ी के कथाकार अपने को लगातार दोहराए जा रहे थे, रिपीट कर रहे थे। रिपीटिशन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस पीरियड में कहानी के क्षेत्र में भी रिपीट हो रहा था, पुनरावृत्ति हो रही थी। एक ही धारा को लोग आगे बढ़ा रहे थे, नए शोध नहीं हो रहे थे, ये कहना है। उनके अनुभव फीके पड़ चुके थे, जैसे रोशनाई में काफ़ी पानी पड़ चुका हो। रोशनाई क्या रंग, रोशनाई में पानी अगर ज़्यादा पड़ जाए तो वो पतला हो जाएगा, तो गाढ़ा नहीं रहेगा। निश्चय ही 2-1 अपवाद थे, किंतु उन पर समूची आशा टिकाई न जा सकती थी। समसामयिक अनुभव और यथार्थ जो उत्तरोत्तर जटिल पड़ते गए थे, उनकी गहरी प्रतीति से उपजे शिल्प और भाषा की दरकार थी, जो लेखक और पाठक दोनों को झिंझोड़ सके, जड़ता और उदासीनता को तोड़ सके। ऐसे समय में कवि दृष्टि संपन्न कुछ कथाकार, जिनमें कुछ पुरानी पीढ़ी के भी थे, सामने आए। उन्होंने कहानी पर ध्यान केंद्रित किया, उसे गंभीरता से लिया और ऐसी नई रचनाएं दीं जिनसे परिदृश्य धीरे धीरे बदल चला। ऐसे कथाकारों में उदय प्रकाश अग्रणी और महत्वपूर्ण हैं। वे तब से लगातार समसामयिक रचनाशीलता में अपनी कद्दावर भागीदारी निभाते आ रहे हैं। कद्दावर मतलब बहुत बड़ी विशाल। कविता, कहानी, निबंध, लेख टिप्पणियाँ, आलोचना और टेलीविज़न फिल्म आदि के लिए स्क्रिप्ट लेखन, तमाम क्षेत्रों में उन्होंने नित्य नवीन प्रयोग किए। ऐसे प्रयोग जिनसे कहानी का फॉर्म बदल गया और वह सचमुच 2-1 प्रधान साहित्य रूपों में शुमार होकर विशेष सार्थकता अर्जित कर सकी। पिछले 20 वर्षों में लिखी गई श्रेष्ठ हिंदी कहानियों की अगर सूची बनाई जाए तो
उसमें आधी से ज़्यादा कहानियाँ उदय की होंगी। कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी दृष्टियों से उदय प्रकाश की कहानियों का यह असर हुआ कि बड़े पैमाने पर अपनी तथा कथित रचनाओं से ऊब पैदा करने वाले, फॉर्मूलाबद्ध लेखन करने वाले और गैर रचनात्मक कारणों से अपनी चर्चा करवाने वाले लेखकों की भीड़ छट चली। एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बना और हिंदी कहानी का विकास दृष्टिगोचर हुआ। उनकी दशा दिशा उजागर हो चली। एक सही, प्रतिभाशाली और अंतर्निष्ठा से परिपूर्ण क्रियाशील लेखक के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश के रचनात्मक विकास पर नज़र डालते ही स्पष्ट हो जाता है। आजीविका और वृत्ति की दृष्टि से लगातार अनिश्चय, स्वास्थ्य के लिहाज से लगातार बदहाली झेलते हुए इस संघर्षशील कवि कथाकार ने अद्भुत जीवट से भरी सृजनशीलता दिखाई है। उदय प्रकाश के यहाँ अनुभव और उसके अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी टोटा नहीं पड़ा। कभी टोटा नहीं पड़ा मतलब अकाल नहीं हुआ। इनके लिए मैटर बहुत था, कथा शिल्प बहुत था इनके पास। वे कभी खुद को दोहराते नहीं, हमेशा नई नई बातें कहते हैं, नए नए मुद्दों को उठाते हैं। सामयिक यथार्थ को गहरे इतिहास बोध के साथ, उसकी पूरी तलखी और क्रूरता और भयानकता के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा में बयान करते हैं। उनके अनुभव में खासा वैविध्य है। गांव और शहर, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग आदि के परंपरागत विभाजन उनके यहाँ अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका अनुभव वृत्त, उनकी कथा भूमि, उनकी रचना दृष्टि लगातार बड़ी बेधक और गहन होती जाती है। वे कारीगर और कलाकार एक साथ हैं। ऐसा कारीगर और कलाकार जिसके आगे काम का टोटा नहीं, अंबाड़ है, जिस पर उसे अभी तुरंत भिड़ जाना है। कभी पीछे मुड़कर न देखता हुआ एक अशांत, असंतुष्ट और विक्षुब्ध कलाकार जिसके आगे तथ्य और कथ्य का विपुल विस्तार लिए ठाठे मारता, संसार चुनौतियां देता अपनी ओर खींच रहा है। ओके, सो लाइफ इज लवली, डार्क एंड डीप। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर इनकी तुलना रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अंग्रेजी साहित्य के कवि हैं उनसे की जा सकती है। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरीछ एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। उत्तर आधुनिक, आधुनिकता के भी बाद, आधुनिकता तो है ही, अगर 20वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी को आधुनिक मान लीजिए तो उसमें जो आजकल चल रहा है उत्तर आधुनिकता के बाद की कहानी, क्या है मनुष्य की स्थिति इस उत्तर आधुनिक समाज में, ये इनका साहित्य है। आज के युग में समय बहुत दूर एक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। विकास की दृष्टि से दुनिया के देशों का चाहे अब भी विभाजन किया जा सकता हो, पर कहीं ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलंघ्य खाई उभरी है जिसके चलते जीवन में बेगानगी और अजनबियत आई है। आज जो खाई है समाज में वर्ग वर्ग के बीच, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, वह अलंघ्य है, उसको पार लांघा नहीं जा सकता। और इससे जीवन में निराशा, एक उदासी, एक बेगानगी, एक अजनबियत, अनजान होने जैसा ये छा गया है चारों तरफ। व्यक्ति के जीवन में एक उदासी, एक निराशा, एक अनागत भय एक आ गया है। यही आधुनिक समाज की स्थिति है। तो उदय प्रकाश की कहानियों में इसी भाव को व्यक्त करता हुआ चरित्र मिलेगा आपको। कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है। ये जो कहानी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो लेखक के बेटे को मान लीजिए बेटा कह रहा है, बेटा उसमें नरेटर है, नरेट कर रहा है। और बाबूजी के बारे में जो सुदूर गांव में रहते हैं, वे शहर जाते हैं और फिर शहर में उनके साथ जो कुछ घटित होता है, कहानी उसी के बारे में है। ठीक है, बाबूजी बच्चे के जो पिताजी हैं वो शहर गए, सब दिन रहे थे देहात में, और शहर में गए तो उनको वहाँ क्या क्या तकलीफ़ें हुई, क्या क्या उनके साथ हुआ, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो घटित हुआ वह अत्यंत अप्रत्याशित
दारुण और भयावह है। आमूल बदले हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ आज के युग का भीषण यथार्थ है, जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं। बेटे के सपने में तिरिछ बनकर प्रकट होता है। तिरिछ एक विषैला और भयानक जंतु है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। यह यथार्थ बाबूजी की गंवाई वास्तविकता को पीछे छोड़कर और आगे बहुत आगे बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से उपजता है। ये दुनिया के उन देशों में जहाँ यथार्थ और समय के बीच ऐसी खाई उभरी, वहाँ जादुई यथार्थ प्रकट हुआ। जादुई यथार्थ है कि आदमी समझ नहीं पाता है कि क्या करे क्या ना करे। वो देहाती संस्कृति गांव को छोड़कर शहर में आया और शहर में आकर के भीड़ में खो गया। अब यहाँ पहचान बनाने की है, तो पहचान बनाने की का जो संकट है वो आज के पीढ़ी को, आज की जो पीढ़ी है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, विकास के दौर में आदमी पहुँचता है, लेकिन उसको लगता है कि ये लोग कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ चलते चलते कहाँ आ गए, पता नहीं चलता है व्यक्ति को क्या करें और क्या ना करें। ये विकट निर्णय करने, विकट सवाल सबके सामने है निर्णय करने के लिए, उसको झेलने के लिए। तो ये आज का जो आधुनिक समाज है, उत्तर आधुनिक कहिए इसको, आधुनिक में भी सबसे आधुनिक बाद वाला, तो वो हकीकत यही है कि आज समाज में जो खाई है, जिसको सरकारी नौकरी हो गई जय जय है उसका, जिसको नहीं हुई उसका हाल देखिए, बहुत ख़राब हाल है। तो यही हर जगह है। ये जो अंतर है, ये अंतर आज का भीषण सच है। आदमी इसी में तड़प रहा है, पिस रहा है। अब तिरिछ, यही कहानी है। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफ़ेद, मक्का का भुआ जो होता है उसका सफ़ेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं, दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता। वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे, वे चुप रहते थे। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती, फ़ौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना न पड़े। वैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक जटिल दूरी तय करनी पड़ती थी। जैसे वैसे बहन के सवालों में कोई ख़ास बात होती नहीं थी। जैसे वह यही पूछ लेती सामने चिठले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूँकि सारी चिड़ियों को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे ज़रूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती है कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई तो उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे
और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्ज बहुत ऊंची हो, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद्य हो। पिताजी की ऐसी छवि थी हमारे मन में। वो बहुत सुरक्षित थे, हम लोग अपने आप को आश्वस्त महसूस करते थे जैसे किले के अंदर हों। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच विष खाकर जहरीला लिजार्ड ने काट लिया है। ठीक है, हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ धानु था। उसने बतलाया कि वो तिरिच है, काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जिसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई ज़बरदस्ती उससे तंग करे, लेकिन तिरिच तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल गोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो ज़मीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ के धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिच इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरिच सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहाँ पास पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज़ हो जाएगी और जहाँ से आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध न मिल जाती। तो ये अब तक हम लोग पढ़े। पिताजी को तिरिच ने काट लिया और तिरिच को लेखक ने देखा। ये बच्चा था, उसने देखा था पहले। तिरिच के विषय में कहावत यह है कि जो काटता है वो बचता नहीं है। तो इस पर एक वीडियो और बनाएंगे। इस पाठ को यहीं पर छोड़ते हैं। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल।